हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम कवर कर रहे हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपका स्लैब के अब तक टोटली हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन दोनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन दोनों पार्ट्स को कवर कर सकते हैं डियर। आज हम बात करेंगे उसके पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड को भी हम उसी तरह से कवर करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है। अगर आपने इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप कोई गलती करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस बोल रहा है द डायामीटर ऑफ द कॉलम हेड सपोर्ट ए फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट। किसकी बात कर रहा है वो आपके पास? डायामीटर ऑफ कॉलम हेड की, कि जब आपका कॉलम हेड किसके साथ सपोर्ट किया गया है सर? आपके फ्लैट स्लैब के साथ सपोर्ट किया गया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर फ्लैट स्लैब होता क्या है। क्लियर है? तो आप सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस में भी इस तरह का टॉपिक्स ऑलरेडी कर दिया है और यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास फ्लैट स्लैब होता है, फ्लैट स्लैब क्या होता है आपके पास? बीमलेस स्लैब होता है। इसमें किसी भी तरह का बीम नहीं लगा होता है, तो बीमलेस स्लैब होता है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं सर? आपका विदाउट बीम भी बोल सकते हैं। कुछ इस तरह से बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो आपका फ्लैट स्लैब होता है, फ्लैट स्लैब इज डायरेक्टली सपोर्टेड, is directly supported by column। ये किससे सपोर्ट होता है? आपका कॉलम से सपोर्टेड होता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट्स भी हो गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट्स की बात कर सकते हैं कि जो आपका फ्लैट स्लैब हो सकता है, फ्लैट स्लैब में बी सपोर्टेड, वो आपका सर कॉलम हेड भी हो सकता है, कॉलम हेड भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सर? आपका कैपिटल हेड भी बोल सकते हैं। और आपका ड्रॉप पैनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? ड्रॉप पैनल भी हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। फ्लैट स्लैब जो आता है, इट इज द टू वे स्लैब, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ टू वे स्लैब, टाइप ऑफ टू वे स्लैब के अंदर आता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं आपके पास मिनिमम थिकनेस, कि मिनिमम थिकनेस कितनी होती है स्टूडेंट? मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब होती है आपके पास 125 mm होती है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हल्का सा आप एक डायग्राम पे नजर डालिएगा। मैंने एक डायग्राम बनाया गया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के फ्लैट स्लैब को क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपके पास एक स्लैब है, और स्लैब डायरेक्टली किसके ऊपर सपोर्ट है सर? आपके कॉलम के ऊपर सपोर्ट है। तो इस तरह की स्लैब को हम क्या नाम देंगे सर? आपका फ्लैट स्लैब नाम देंगे। क्या आपको इस तरह की स्लैब में कोई डायग्राम बीम दिखाई दे रहा है सर? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये स्लैब भी क्या हुआ आपके पास सर? बीमलेस स्लैब हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड टाइप के, तो सेकंड टाइप में क्या है सर? आपके पास स्लैब है, और स्लैब के नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, और आपके पास एक स्क्वायर शेप का हमने क्या लगाया है सर? एक ड्रॉप लगाया गया है। तो इस तरह की स्लैब को हम क्या नाम देंगे सर? एक फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल। देखिएगा, पहले क्या था आपका जो स्लैब था वो डायरेक्टली किसके ऊपर सपोर्ट पे था? कॉलम के ऊपर सपोर्ट पे था, तो उसको हम नाम दिया फ्लैट स्लैब। बट आज क्या किया सर? आपका स्लैब है और स्लैब के नीचे आपने एक ड्रॉप लगा दिया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है? स्लैब है, और स्लैब के नीचे ये क्या लगा दिया? मैंने एक ड्रॉप लगा दिया है। अब जो ये ड्रॉप हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, और डायरेक्टली जो आपका ड्रॉप है किसके साथ सपोर्ट में है सर? आपका कॉलम के साथ। तो इसको हम क्या नाम देंगे? फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल नाम देंगे। थर्ड टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड टाइप्स में क्या है? ये सपोज करो आपका स्लैब है, और स्लैब के नीचे आपने क्या दे दिया है? कुछ वाइडर पोर्शंस का एक सपोर्ट लगा दिया है। ये वाइडर पोर्शन जो मैंने वी की शेप की दिखाई दे रहा है, ये लगा दिया है। तो इस तरह का क्या बोलेंगे आप? कॉलम हेड बोलेंगे। इसको आप कॉलम हेड भी नाम दे सकते हैं, और आप कैपिटल हेड भी नाम दे सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड।
क्लियर है। और एक फ्लैट स्लैब आपका ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपका ड्रॉप पैनल भी लगा होगा और आपका कैपिटल हेड भी लगा होगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं स्लैब है, स्लैब के नीचे ड्रॉप पैनल है। ड्रॉप पैनल आपका कैसा हो सकता है सर, स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। उसके बाद सर क्या लगा है, आपका एक कैपिटल हेड लगा है। कैपिटल हेड को हम सर एज ए कॉलम हेड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, आपका वाइडर पोर्शंस का होता है, जो आपके पास एज ए ट्रेपेजियम और एज ए आपके पास सर्कुलर हो सकता है। कौन सा सर, आपका कैपिटल हेड होता है। क्लियर है। तो आज आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपके पास यहाँ पर फ्लैट स्लैब के साथ जो कॉलम हेड सपोर्ट है उसका आपको क्या बताना है, डायामीटर बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, किस किस की बात कर रहे हैं। एक तो सर आपका ड्रॉप पैनल होता है, बिल्कुल सर। एक तो सर होता है हमारे पास ड्रॉप पैनल होता है, और दूसरा क्या होता है सर, आपके पास कॉलम हेड होता है। कौन सा होता है सर, कॉलम हेड। कॉलम हेड को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, आपका कैपिटल हेड नाम भी दे सकते हैं। क्लियर है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं जो हमने आपको बताया है। ड्रॉप पैनल की अगर मैं शेप देखता हूं तो ये सर आपके पास रेक्टेंगुलर हो सकता है, बिल्कुल सर, रेक्टेंगुलर का भी हो सकता है और आपके पास स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। बट जब हम कॉलम हेड की बात कर सकते हैं तो ये सर हमारे पास ट्रेपेजियम हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, और आपके पास सर सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब ड्रॉप पैनल में हम बात करते हैं कि जो ड्रॉप पैनल की जो लेंथ होती है ईच डायरेक्शन में, लेंथ ऑफ ईच डायरेक्शन, ये पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ ईच डायरेक्शन, और आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए सर, शुड नॉट बी लेस देन आपके L/4। L क्या है आपके पास, ओवरऑल लेंथ है। क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सर डेप्थ की, कि जो डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल होगा वो कितना होगा सर, डेप्थ ऑफ ड्रॉप पैनल होगा मोर देन होगा आपके पास ओवरऑल थिकनेस ऑफ द स्लैब बाई 4 से। अब जो यहाँ पे डी क्या है सर, DF कर देता हूँ। DF हो गया आपके पास ओवरऑल डेप्थ ऑफ दी फ्लैट स्लैब, और ओवरऑल डेप्थ ऑफ दी फ्लैट स्लैब हम जनरली मिनिमम कितना लेते हैं सर, आपके पास 125 mm लेते हैं। क्लियर है। तो ये बात है आपको ध्यान रखना। बट जब हम कॉलम हेड और कैपिटल हेड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एग्जामिनर पूछता है उसका क्या पूछता है सर, आपका हेड पूछता है, डाया पूछता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं, ये आपके पास क्या है सर, एक फ्लैट स्लैब है। अब ये जो स्लैब कनेक्टेड है आपके पास किससे कनेक्ट है सर, आपके पास सपोर्ट है आपके कॉलम हेड से। अब यहाँ पे जो कॉलम हेड का जो डाया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉलम हेड का डाया क्या होगा सर, 0.25 टाइम्स द स्पैन लेंथ होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सर, इसको थोड़ा सा हम, ये होगा कुछ इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सर कॉलम हेड का जो डाया होगा वो कितना होगा सर, आपके पास 0.25 टाइम्स दी स्पैन लेंथ होगा स्टूडेंट। क्लियर है। तो ऑप्शन देखिएगा आपके पास 0.25 टाइम्स दी स्पैन लेंथ, 0.25 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ द कॉलम। नो सर बी भी नहीं होगा सर, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी उठता है सर कि जो हमारे पास सर ड्रॉप पैनल है उसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉप पैनल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है आपकी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दी स्लैब को। ठीक है। तो ये लिख दिया, इंक्रीज करता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दी स्लैब को। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, नेक्स्ट क्या करता है सर, इंक्रीज करता है नेगेटिव मोमेंट कैपेसिटी को। इंक्रीज करता है, इंक्रीज का साइड ये ऊपर को एरो है, इंक्रीज करता है नेगेटिव मोमेंट कैपेसिटी को। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कॉलम हेड की, तो कॉलम हेड क्या करता है, कॉलम हेड सर इंक्रीज करता है, आल्सो इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ। ये भी लिख सकते हैं, इट आल्सो इंक्रीज शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो डिक्रीज क्या करता है सर, ये क्या करता है, आपकी डिफ्लेक्शंस को, डिफ्लेक्शन एंड पंचिंग शेयर्स को क्या करता है सर, रिड्यूस करता है। पंचिंग शेयर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है।
क्लियर है? ये पॉइंट्स है जो आपको काफी हेल्प करेंगे। क्लियर है? इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अब ऐसा मत सोचिए कि सर एसएससी जेईई में तो इंटरव्यू ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पीएसयूज होते हैं जहां पे जेईई की पोस्ट निकलती है और वहां पे आपकी ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर हुआ है और उसके सारे आपके पास ऑप्शंस भी यहाँ पर हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। क्लियर है? और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। आपको क्या बताना है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप बताना है। दिखेगा जब भी हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्लैब की तो उसके अंदर हम मेनली दो स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं। एक आपका एज स्ट्रिप होता है और दूसरा आपका मिडल स्ट्रिप होता है। जैसे आपने प्रीवियस में देखा था, दिखेगा कि मान लेते हैं हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें एक तो हमारे पास एज स्ट्रिप हो गया, ये तो हमारे पास एज स्ट्रिप हो गया और ये भी सर हमारे पास एज स्ट्रिप हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये हो गया आपके पास मिडल स्ट्रिप। तो इसको मैं नाम दूंगा क्या सर? ये हो गया एज स्ट्रिप, ये हो गया सर एज स्ट्रिप और ये भी हो गया सर मेरे पास आपके पास एज स्ट्रिप, ठीक है। और ये हो गया सर मेरे पास यहाँ पर मिडल स्ट्रिप हो गया है, ठीक है। कुछ इसी तरह से हमने बात की थी, ठीक है। मैंने प्रीवियस में क्वेश्चंस बता चुका हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे स्ट्रिप को जो डिवाइड किया गया है उनको दो पार्ट्स के अंदर, एक आपका एज स्ट्रिप होता है तो दूसरा आपके पास क्या होता है सर? मिडल स्ट्रिप होता है। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है सर? इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? कॉलम स्ट्रिप। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके पास इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप होता है वो क्या होता है आपके पास? हाफ विड्थ ऑफ द पैनल होता है। क्या होता है सर आपके पास? हाफ विड्थ ऑफ द पैनल्स होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास सर इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए कॉलम स्ट्रिप जो होता है, कॉलम स्ट्रिप is given by using the empirical formula, और empirical formula से हम कैसे देखते हैं वो देखिएगा, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कॉलम को मैं यहाँ पे बी इफेक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है। वो क्या होगा आपके पास? 0.5 LC होगा। LC क्या है अब यहाँ पे, और ये क्या है ये आपको जानना है। LC क्या है स्टूडेंट हमारे पास? सर LC है डिस्टेंस बिटवीन कॉलम फेस, ये है डिस्टेंस बिटवीन कॉलम फेस है, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं BF की बात करता हूं तो BF क्या है आपके पास? बी इफेक्टिव है इफेक्टिव विड्थ द कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप, इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप है किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करती है सर? ये डिपेंड करती है आपके पास सर विड्थ ऑफ द स्लैब पैनल पे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? आपके पास विड्थ पे डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ द स्लैब पैनल की, आपके स्लैब पैनल की विड्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा सर किस पे डिपेंड करती है सर? दूसरा करती है डिस्टेंस बिटवीन कॉलम पे डिपेंड करती है, दूसरा हो गया सर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम पे डिपेंड करती है। तीसरा किस पे कर सकती है? आपके पास तीसरा डिपेंड करती है साइज एंड शेप ऑफ द कॉलम, साइज एंड शेप ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करती है, ठीक है। चौथा किस पे डिपेंड करती है सर? आपके पास ये भी हो सकता है डी, आपके पास डेप्थ ऑफ द स्लैब पे डिपेंड करती है, डेप्थ बोल दो या थिकनेस बोल दो, डेप्थ ऑफ द स्लैब पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स है जो आपके पास इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप से पूछे जा सकते हैं। यहाँ तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेकन एज हाफ द विड्थ ऑफ पैनल होती है। क्लियर है? क्वेश्चन भी क्लियर और आपके सारे डाउट भी क्लियर।
अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिस तरह से आपका फ्लैट स्लैब काफी इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से आपका रिब्ड स्लैब भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द ब्रेड्थ ऑफ रिब्ड स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी। आपको ब्रेड्थ बताना है कब, रिब्ड स्लैब में किस किस के बीच में, 2 बार्स के बीच में। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि सर रिब्ड स्लैब होता क्या है, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं सर किसके, आपके रिब्ड स्लैब के। अब जो रिब्ड स्लैब को जब हम एनालिसिस और डिजाइन कर सकते हैं, उसको एज ए 1 वे भी कर सकते हैं और आप सर 2 वे स्लैब भी कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। पहला पॉइंट्स क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, ये क्या सर, मोर एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है सर, मोर एक्सपेंसिव होता है। थर्ड क्या है सर आपके पास, सर ये लाइट वेट का भी होता है, एज कंपेयर लाइट वेट का हो सकता है। फोर्थ पॉइंट्स क्या है सर, कि यहाँ पे जो सर हमारे पास स्टील एंड कंक्रीट जो यूज किया गया है, स्टील एंड कंक्रीट जो यूज किया गया है वो आपका लो क्वालिटी का भी होता है, चल पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट्स क्या हो सकता है कि कितना लाइव लोड सर ये रजिस्ट कर पाता है। सर ये 4 से 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड रजिस्ट कर पाता है। क्लियर है, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए तो हम आगे बढ़े। यस सर। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट 6 पॉइंट की, कि जो सर इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है सर आपके पास 5 सेंटीमीटर से लेकर कितनी होती है आपके पास सर 10 सेंटीमीटर के बीच की होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इतना हो गया आपके पास, लाइट वेट का होता है और इकोनॉमी भी होता है, ठीक है। इट इज इकोनॉमी, सस्ता भी पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। अब सर यहाँ पे कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, आप देख लिया होगा, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, अपने सिनेमा हॉल थिएटर्स में, तो उस तरह की आपके पास रिब्ड स्लैब वहां पे प्रोवाइडेड की जा सकती है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको इस डायग्राम को समझना है, हालांकि मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिब्ड स्लैब से रिलेटेड वो तो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब कुछ इसकी डिजाइन डिटेलिंग भी देख लेते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोडल है भाई, कोरल नहीं है, आपके पास क्या है, कोडल प्रिजन फॉर रिब्ड स्लैब। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर रिब्ड स्लैब बनता किस तरह से। ये देखिएगा आपके पास एक उसी तरह से एक फ्लैट स्लैब की तरह ही आपने क्या बनाया है, रिब्ड स्लैब बनाया है। रिब्ड स्लैब के नीचे कुछ आपके पास यहाँ पे वाइडर पोर्शंस कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम, तो इसको बोला जाएगा आपके पास दैट इज थिकनेस ऑफ द टॉपिंग। थिकनेस ऑफ टॉपिंग क्या होता है आपके पास, आपके रिब्ड स्लैब की थिकनेस को बोला जाता है। अब ये जनरली कितना होता है सर आपके पास 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। तो यही हमने इसको पार्ट फर्स्ट के अंदर लिखा है कि जो थिकनेस ऑफ टॉपिंग होती है वो कितनी होती है सर आपके पास, जनरली आपके पास 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। अब जो आपके पास ये थिकनेस ऑफ टॉपिंग होती है कंसीडर की जाती है आपकी अंडर फ्लैंज, यानी कि आपका फ्लैंज रहता है और ये पोर्शन आपका वेब रहता है, क्लियर है पहला। अब जब आपके पास यहाँ पर ये आपने फ्लैट स्लैब बनाया होगा, सॉरी रिब्ड स्लैब बनाया होगा, यहाँ पे जब आपने कंक्रीटिंग की होगी तो कंक्रीटिंग में आपने क्या सीमेंट यूज किया होगा, सैंड यूज किया होगा और एग्रीगेट यूज किया गया। बट यहाँ पे जो आपने मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करना, आपने कितना यूज करना सर, शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। तो ये भी कहीं ना कहीं हमने कुछ कोडल प्रिजन में लिखा होगा, देखिएगा कि साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होना चाहिए सर आपके पास रिब्ड स्लैब के केस में, शुड नॉट बी मोर देन 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर आपके पास, जब आपका सिंगल जॉइस्ट हो और आपके पास सर एक ही रिब हो, मतलब एक रिब मतलब एक बार हो, यहाँ पे 2 रिब मतलब 2 बार हो। जब आपके पास सर सिंगल रिब हो तो उस सिंगल रिब के केस में उसकी विड्थ किससे कम नहीं होनी चाहिए सर, 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पर कि जो आपके पास सर सॉरी यहाँ पे लिखा होगा कहीं कि सिंगल विड्थ ऑफ रिब कितनी होनी चाहिए आपके पास सर, शुड नॉट बी लेस देन 65 mm। वो 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए। बट जब हम बात करते हैं डबल विड्थ ऑफ रिब की, तो वो भी आपके पास शुड नॉट बी लेस देन आपके पास 8 से 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके सिंगल रिब विड्थ के बारे में भी बताया और डबल रिब विड्थ के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, क्लियर है। अब उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिंग की, कि आपके पास वन जॉइस्ट से लेकर दूसरे जॉइस्ट के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए आपके पास, शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर। वो आपकी 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमने लिखा होगा यहाँ पर,
कि स्पेसिंग बिटवीन रिब टू रिब, रिब से रिब की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए सर, शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर, से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पे जो आपका रिब्ड स्लैब है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आप स्टील रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जी हाँ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो आपका मेन बार्स होगा उसका जो डाया होगा वो आपके पास 22 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा है कि जो डाया ऑफ मेन बार है वो आपके पास 22 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आज क्या पूछा है, आज पूछा है द ब्रेड्थ ऑफ द रिब्ड स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स, तो कितना होगा आपके पास 6 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर। तो अब तो आप आंसर दे ही सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ तो डिस्कस कर दिया है। लास्ट पॉइंट बचता है आपके पास, लास्ट पॉइंट क्या बचता है वो भी देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट बचता है आपके पास डेप्थ ऑफ द रिब। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ रिब होता है वो क्या होता है आपके पास 4 to 5 टाइम्स ऑफ रिब विड्थ होता है। रिब विड्थ का कितना होता है ये सर, डेप्थ 4 से 5 गुना होता है, क्लियर है। तो कितना होगा आपका आंसर, देखिएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास सर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो आपसे पूछा है तो इसका आपका आंसर हो गया सर दैट इज 2 रिब के बाद में पूछा है तो 2 रिब के बीच की विड्थ स्पेसिंग कितनी होती है सर 80 से 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि बी इसका क्या हो गया स्टूडेंट, राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। सारी डिटेलिंग आपने रिब्ड स्लैब के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर ली है डियर, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फॉर ए सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बिल्कुल हम बना देते हैं कि आपके पास एक सर्कुलर स्लैब है, ये मेरे पास एक सर्कुलर स्लैब है कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। वो किस तरह का लोड कैरी कर रही है आपके पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ इस तरह से है, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस जिसको मैं कैपिटल आर नाम देता हूं, ठीक है, एंड दिस इज द मोमेंट रेडियल जिसको मैं यहाँ पे स्मॉल आर दे देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन बोला उसने कैसा है, कैरिंग ए यूडीएल, यूडीएल है तो कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे कि उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी कर रहा है, कुछ इस तरह से। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटर पे क्या हो, वैसे होना क्या चाहिए कि सेंटर पे क्या होता है आपके पास सर मैक्सिमम, तो कुछ इस तरह से बनता था आपके पास, ठीक है, इस तरह से। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी होगा कुछ, तो इसको मैं नाम देता हूं रेडियल डिस्टेंस आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करता हूं इसके एजिस की और इसके उस डिस्टेंस की, तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटर पे क्या आएगा आपका सर मैक्सिमम आएगा, एजेस पे भी देख लेंगे हम, ये हो गया सर आपका सेंटर और ये हो गया सर हमारे पास एजेस, ठीक है। तो देखिएगा उसने क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है फॉर ए सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव टू मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट। तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट आएगा वो कितना कहाँ पे आएगा सर, सेंटर पे आएगा, और मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मूवमेंट कहाँ पे आएगा सर, आपके एजेस के ऊपर आएगा, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट एट सेंटर पे मैक्सिमम होगा, यस सर, मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट ऑफ सेंटर को सी लिख रहा हूं, ठीक है, रेडियल को रेडियल मैक्सिमम MRC लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो MRC होगा मेरे पास वो क्या होगा आपके पास होगा सर WR/16 होगा, क्या होगा आपके पास सर WR²/16 होगा सर। अब W क्या है सर आपके पास, जो भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो यहाँ पे इस पे W होगा, ये W होगा, जो W होगा किलो न्यूटन पर मीटर में होगा, ठीक है। R क्या है सर, रेडियल डिस्टेंस है, तो आपके पास ये होगा। बट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मूवमेंट,
रेडियल मूवमेंट एट एजिस, एजिस के लिए मैं कर रहा हूं MRE, ठीक है। मैक्सिमम को मैं M लिख रहा हूं, रेडियल को R लिख रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम मूवमेंट को मैं M लिखा हूं, R को मैं रेडियल लिख देता हूं, एजिस के लिए E, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स WR²/16 हो जाएगा। आपको क्या देखना है, इन दोनों का रेशो देखना है, आपको रेशो बताना है। रेशो किस किस का बताना है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का बताना है, ठीक है। मैक्सिमम नेगेटिव एंड मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट, तो मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मूवमेंट टू मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कितना है आपके पास 2 टाइम WR²/16 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 WR² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हुआ, कैंसल, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया सर आपका 2, इसका राइट आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया है सर 2। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये भी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको जब आपने स्लैब को स्टडी किया होगा तो कहीं ना कहीं इसको इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ आपने ऐड किया होगा। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इफ W इज द टोटल पर यूनिट एरिया ऑफ द पैनल, D इज द डायमीटर ऑफ कॉलम हेड एंड L इज द स्पैन इन 2 डायरेक्शन, ठीक है। द सम ऑफ द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड एवरेज ऑफ द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ द स्पैन ऑफ ए स्क्वायर फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, वो किससे लेस नहीं होना चाहिए, कि जब क्या है कि जो लोड दे दिया गया है वो टोटल कितना है W है, और आपके पास कॉलम हेड का डाया भी दे दिया गया है, और आपके पास जो स्पेनिंग है वो 2 डायरेक्शंस में, यानी कि 2 डायरेक्शंस की बात बोल रहा तो मतलब आपका अंडर ए 2 वे स्लैब की बात कर रहा होगा। देन द सम ऑफ, तो सम जो होगा आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और एवरेज नेगेटिव मोमेंट का, वो क्या होगा आपका फ्लैट स्लैब में शुड नॉट बी लेस देन आपके पास WL/10 L - 2 टाइम्स D/3 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने तरह के स्पैन होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेनली हमारे पास स्टूडेंट कितने टाइप के स्पैन होते हैं सर, 2 तरह के, एक इफेक्टिव स्पैन होता है और एक मेरे पास यहाँ पर क्लियर स्पैन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम दोनों ही स्पैन की बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया है स्लैब, और ये कुछ ना कुछ आपके पास विड्थ ऑफ द सपोर्ट हो सकता है। अब देखिएगा विड्थ ऑफ द सपोर्ट आपके पास इक्वल भी हो सकता है और आपके पास सर अनइक्वल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर आपके पास वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या बोलेंगे, एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आपका इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं क्या बोल दूंगा सर, इसको इफेक्टिव स्पैन बोल देंगे, जिसको हम नाम देंगे सर L इफेक्टिव। और फेस टू फेस, ये दिख रहा है आपका फेस टू फेस, सपोर्ट के फेस टू फेस या कॉलम के फेस टू फेस के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, L0। तो L0 क्या हो गया आपके पास, क्लियर स्पैन हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन की। सबसे पहले इफेक्टिव स्पैन, तो इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, इट इज द पोर्शन ऑफ बीम। ये भी क्या होता है, इट इज द पोर्शन ऑफ बीम एंड स्लैब, जो क्या होता है सर, which is participated, जो किसमें पार्टिसिपेटेड करता है, पार्टिसिपेटेड फॉर बेंडिंग मूवमेंट ओनली, पार्टिसिपेटेड फॉर बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है आपके पास, WL²/8 होता है। तो वहां पे जो L की बात कर रहे हैं हम कौन से स्पैन की बात करेंगे, इफेक्टिव स्पैन की बात करेंगे। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं सर आपके क्लियर स्पैन की, तो क्लियर स्पैन में भी देखिएगा ये क्या होता है सर, इट इज दी पोर्शन ऑफ, ये भी आपका पोर्शन होता है किसका सर, इट इज दी पोर्शन ऑफ आपके बीम एंड स्लैब का, बीम का भी हो सकता है और आपके स्लैब का भी हो सकता है, जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, विच इज पार्टिसिपेटेड
फॉर shear फोर्स ओनली। क्लियर है? तो यहाँ पर आज आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर इफेक्टिव स्पैन का यूज हम क्यों करते हैं, कि जब आपको बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस करनी होती है तो आप कहीं ना कहीं आपका एल इफेक्टिव कंसीडर किया जाता है, और जब आपको शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस करनी होती है तो आपको क्लियर स्पैन की वैल्यू को रखना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, आपके पास इफेक्टिव स्पैन की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड की ही बात की जा रही है, तो हम सिंपली सपोर्टेड की ही बात करेंगे। इफेक्टिव स्पैन की हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात की जा रही, स्लैब में भी यही रहेगा और आपके पास बीम में भी यही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो एल इफेक्टिव रहेगा आपके पास वो रहेगा सर मिनिमम। मिनिमम किसका सर, क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन को मैं क्लियर स्पैन ही लिख रहा हूं पूरा, क्लियर स्पैन प्लस क्लियर स्पैन के बाद हम क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ और दूसरा इसका हो जाएगा सर, दूसरा कोडल भी देखना आपके पास सेम ही रहेगा, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव विड्थ। ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर स्पैन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर, एल नॉट से। इफेक्टिव डेप्थ को सर डी से, यहाँ पे क्लियर स्पैन को सर एल नॉट से, और यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ को सर आपका विड्थ को डब्ल्यू से। अब देखिएगा जो आपके पास ये विड्थ ऑफ सपोर्ट क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। सपोज करो अगर आपके पास इक्वल होगा तो कंडीशंस डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं एल इफेक्टिव की, तो एल इफेक्टिव आप क्या लिखोगे, क्लियर स्पैन एल नॉट प्लस डी हो जाएगा, और आपके पास मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम होगा आपके पास यहाँ पे एल नॉट प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट B1/2। ठीक है? वो भी हो सकता है आपके पास, और प्लस आपके पास B2/2 भी हो सकता है। ठीक है? जब आपके पास क्या हो सर, अनइक्वल हो। क्लियर है? और जब इक्वल हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू। क्लियर है? तो ये कंडीशंस है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बेयरिंग तो नहीं होगा भाई। नेक्स्ट बोला है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल। नहीं सर ये भी नहीं होगा। इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड क्या होता है आपके पास, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो देखिएगा क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, या और आपके पास क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव विड्थ, इन दोनों का क्या होगा सर, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर एक ही दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्लियर है? एक के रिस्पेक्ट में तो बात की है ना उसने, यानी कि क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। देखिएगा ये किसकी बात कर रहा है, स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, कंट्रोल इन डिफ्लेक्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंट्रोल इन डिफ्लेक्शंस की बात कर रहा है। कंट्रोल इन डिफ्लेक्शंस को आप एज ए वर्टिकल डिफ्लेक्शंस भी नाम दे सकते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन नाम दे सकते हैं। ठीक है? और आज कौन सा दिया गया है सर आपके पास, स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। तो हम बात करेंगे आज टू वे स्लैब की। टू वे स्लैब भी हो सकता है सर आपका, और बीम भी हो सकता है। ठीक है? तो उस कंडीशन में जो मेरा वर्टिकल डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है, तो देखिएगा यहां पर पहले आएगा सर टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग कंडीशंस। टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग कौन कौन सी सपोर्टिंग है, ठीक है, और उसके बाद स्पैन टू डेप्थ रेशो, उसके बाद आएगा आपके पास स्पैन टू डेप्थ रेशो। अब जो स्पैन टू डेप्थ रेशो का भी आएगा यहां पर, वो भी आपके पास दो आएगा कि आपके माइल्ड स्टील में कितना रहेगा और सर आपका HYSD में कितना रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर माइल्ड स्टील में कितना रहेगा और सर HYSD बार में कितना रहेगा। क्लियर है? टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं
कि जब आपके पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो और लास्ट रहता है आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के केस में कितना रहेगा सर आपके पास 35 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आपके पास सिंपली सपोर्टेड में 35। ठीक है, HYSD में क्या हो जाएगा, ये 35 का हम क्या कर देंगे सर 80% रिड्यूस कर देंगे। 80% 35 का 80% कितना हुआ सर आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा सर आपके पास 28 हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस के केस में कितना रहता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो आपके पास सर ये रहता है 40। क्लियर है, HYSD में कितना हो जाता है सर ये आपका 80% रिड्यूस हो जाता है। तो 80.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपके पास 32 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आज जो बात की जा रही हो स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन। स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन मतलब आपके टू वे स्लैब भी हो सकता है और बीम भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग रहेगी वो आपके पास सिंपली सपोर्टेड भी रह सकती है और कॉन्टिन्यूअस भी रह सकती है। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो माइल्ड स्टील के केस में 35 रहेगा, कॉन्टिन्यूअस के केस में 40 रहेगा। बट जब हम बात करते हैं HYSD में तो आपके एज ए माइल्ड स्टील के कंपेयर में सिंपली सपोर्टेड में क्या हो जाता है सर 80% कम हो जाता है। तो 35 का 80% कितना हुआ सर 28, 40 का 80% कितना हुआ सर 32 हुआ। क्लियर है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 25 है, 25 तो किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, आपके पास 30 भी किसी हाल में नहीं। सिंपली सपोर्टेड का बोला है यानी कि आपका 35, तो यानी कि उसने किसकी बात की होगी सर यहाँ पर एज ए माइल्ड स्टील की बात की होगी कि जब आपने माइल्ड स्टील यूज किया होगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इसका भी अच्छे से कवर कर लिया होगा। और जो मैक्सिमम आपके पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन होती है टू वे डायरेक्शंस में, किसकी होती है सर कॉन्टिन्यूअस की, 40 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए कॉन्टिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड एट एंड्स, कि आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस स्लैब है जो सपोर्टेड है एक एंड से एंड कैरीड ओवर इंटरमीडिएट बीम, और जिससे क्या है कनेक्टेड इंटरमीडिएट बीम के साथ कनेक्टेड है। तो बोला है कि मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द एंड स्पैन वो कितना रहता है सर आपका 1/10 टोटल लोड रहता है। अब जो टोटल लोड रहेगा आपके पास वो W, वो आपका डेड लोड भी हो सकता है और लाइव लोड दोनों का। तो आप बोला उसने WL²/10। ठीक है, तो ये आपका क्या है सही है। सेकंड देखते हैं कि जो मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा ओवर दी सपोर्ट इज इक्वल टू, वो क्या होगा माइनस होगा, माइनस WL²/10। तो यस सर माइनस होगा आपके पास, बी भी आपके पास सही है। उसी तरह से जब हम इंटीरियर स्पैन की बात करेंगे तो इंटीरियर स्पैन पे जो आप कोफिशिएंट फैक्टर यूज करते हो आपका 1/12 रहता है। एंड पे आपका सर 1/10 और इंटीरियर पे आपका 1/12, तो 1/12 टोटल लोड, तो ये हो जाएगा WL²/12। ठीक है, तो ऑल दी ऑप्शंस क्या हो गए सर हमारे पास यहाँ पर सही हो गए हैं। तो डी क्या हो गया है सर स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो गया है। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन ए स्लैब द पिच ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, पिच बोलो या स्पेसिंग बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिंग का क्राइटेरिया देखना है आपको। स्पेसिंग मेन रेनफोर्समेंट में, मेन रेनफोर्समेंट में जो आपका शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए आपके पास सर, ये इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। द स्लैब, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार में शुड नॉट बी एक्सीड 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो यहां से हमें दोनों ही केस क्लियर हुए हैं, आपका मेन बार की रेनफोर्स की स्पेसिंग भी और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग भी। मेन बार की स्पेसिंग 3 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द स्लैब से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार की शुड नॉट बी एक्सीड 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे किसकी पूछा गया था सर, मेन रेनफोर्स, तो 3 टाइम्स एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड। आपको क्या किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, कर्टेलमेंट की बात की जा रही है। कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि आपकी बार्स को कट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है सर कि कर्टेलमेंट ऑफ बार्स को हम कट क्यों करते हैं, ऐसा क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर्टेलमेंट का।
कर्टेलमेंट्स में क्या होता है आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे किया जाता है कि जो भी आपके जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपके पास मिनिमम होता है, वहां पे आपकी रेनफोर्समेंट को क्या किया जाता है, कर्टेल किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम हो या फिर जीरो हो, तो वहां पे क्या करते हैं हम रेनफोर्समेंट को क्या करते हैं, कर्टेल करते हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे होता है जो आपके पास टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जो एरिया है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है सर, जो हमारे पास टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी आपका डिजाइन बनेगा वो इकोनॉमिक बनेगा। डिजाइन जो बनेगा वो डिजाइन कैसा बनेगा, डिजाइन इज इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि जब आपका सिंपली सपोर्टेड हो और जब आपका कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट हो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्टेलमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपको कि कितना कर्टेल करना होगा आपको सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में। तो सर सिंपली सपोर्टेड स्लैब के उसमें आपको जो करना होगा वो करना होगा सर 0.10 L। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम आइदर सपोर्ट ऑफ द स्लैब। देखिएगा मैं इसको समझाता हूं। सपोज करो आपके पास ये एक स्लैब है और इसके एंड कैसे हैं सर, आपके पास सिंपली सपोर्टेड है। ये सर मेरे पास एंड सिंपली सपोर्टेड है। आप सभी जानते हैं कि डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस पे आती है सर, आपके सेंटर पे आती है। और सेंटर पे डिफ्लेक्शन क्या आती है सर, आपके मैक्सिमम आती है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हैं सर, आपका मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने सेंटर पे क्या कर दिया है सर, मेन बार्स प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके सर कि जब आपके सपोर्ट कैसे हो सर, सिंपली सपोर्टेड हो, तो वहां पे आप क्या करते हैं, अपनी बार्स को कुछ इस तरह से कट कर देते हो। यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से कट कर दिया, तो कितने डिस्टेंस पे आप कट करते हैं यहाँ पे, तो इसको जो कट करते हैं वो 0.10 L डिस्टेंस पे कट करते हैं। और यहाँ पे भी सर 0.10 L डिस्टेंस पे कट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास टोटल स्पैन लेंथ होगा तो इतने डिस्टेंस पे आप क्या करेंगे सर, उसको कट कर देंगे। क्लियर है। बट सेकंड केस आता है कि जब आपका कॉन्टिन्यूअस स्लैब हो, पहला तो हो गया सर हमारे पास, बी हो गया है जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्लैब हो, कॉन्टिन्यूअस स्लैब हो और उसका वन एंड कैसा हो सर, वन एंड इज सिंपली सपोर्टेड हो, वन एंड कैसा हो, सिंपली सपोर्टेड हो। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्लैब हो बट वन एंड सर उसका सिंपली सपोर्टेड होगा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कि जब एंड कैसा हो, सिंपली सपोर्टेड हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, और जब सर आपका एंड कैसा सपोर्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर तो होगा 0.15 डिस्टेंस 0.5 L, ये हो जाएगा 0.5 L और ये हो जाएगा 0.25 L डिस्टेंस फ्रॉम दी सपोर्ट, डिस्टेंस फ्रॉम दी सपोर्ट, ठीक है। और ये होगा आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम दी सपोर्ट, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशनें बता दी है, सब बता दिया है कि जब आपके पास कर्टेलमेंट सिंपली सपोर्टेड हो, दोनों एंड सिंपली सपोर्ट हो, तो आइदर साइड आपको कितना कितना कर्टेल करना है, 0.10L 0.10L करना है। बट जब सर कॉन्टिन्यूअस स्लैब हो, एक एंड आपके पास सिंपली सपोर्टेड हो, तो उस एंड पे आपको कितना लेना है, 0.15L। 0.15L बोले तो 1/7 डिस्टेंस पे, ठीक है। और अगर एंड कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट पे हो तो वहां पे सर 0.25L। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं आज, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वहां पे जो अल्टरनेट बार्स है उनको कर्टेल किया गया है एज ए सिंपली सपोर्टेड एंड पे। तो जब सिंपली सपोर्टेड एंड पे किया गया है तो वहां पर कितना होगा सर, वो 0.15L डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट होगा, यानी कि 1/7। तो यहाँ पे 1/7 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, ये नियर अबाउट आएगा 0.15L। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि दोनों एंड से क्या है, आपका एंड सिंपली सपोर्टेड है, तो उस कंडीशन में होता सर 0.10L हो जाता। क्लियर है? अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर से बार पूछा गया है, द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार यूज्ड इन रिब्ड स्लैब, कि मैक्सिमम डायामीटर बार कितना यूज किया जाता है रिब्ड स्लैब में। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था रिब्ड स्लैब की, मैंने सबसे पहले किसकी बात की थी, आपके पास थिकनेस ऑफ द टॉपिंग की बात की थी। थिकनेस ऑफ द टॉपिंग आपके पास 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 50 से 100 mm के बीच होती है। दूसरी हमने बात की थी सर डेप्थ ऑफ द रिब के बारे में। तो डेप्थ ऑफ द रिब क्या होती है सर, आपके पास 4 to 5 टाइम्स द रिब विड्थ होता है। अब जो रिब विड्थ होता है वो आपका सिंगल रिब विड्थ के केस में अलग होता है और डबल रिब विड्थ के केस में अलग होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी सर, आपके पास सिंगल विड्थ ऑफ रिब की, तो सिंगल रिब की विड्थ कितनी होनी चाहिए सर, शुड नॉट बी मोर देन 6.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 65 mm से ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम डबल रिब विड्थ की बात करते हैं तो आपके पास 80 से 100 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास 8 से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए। क्लियर है? डिस्कस किया। उसी तरह से जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर वो 10 mm का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन रिब स्लैब 12 mm, 20 mm, 6 mm। तो आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर डी हो गया है सर, 22 mm हो गया है। क्लियर है? सारा का सारा कंसेप्ट आपका मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया है और फिर से दोबारा से मैंने इसको रिवाइज भी किया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि एक सर्कुलर स्लैब है सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग दैट डिफ्लेक्ट टू फॉर्म। देखिएगा एक सर्कुलर स्लैब की बात की जा रही है और उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका एक प्लान व्यू देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा, ये इसका वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और ये इसका सर एक्स एक्सिस होगा। ये मान लेते हैं कि इसका एक्स एक्सिस का होगा। सपोज करो हमारे पास कैसा है सर, सर्कुलर स्लैब है। अब जो सर्कुलर स्लैब होगा उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड का जब इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा तो आपका जो यहाँ पर डिफ्लेक्शंस आएगा वो कैसा आएगा सर, हमारे पास सर डाउन द वर्ड आएगा। ठीक है, यानी कि पैराबोलॉइडल आएगा। कैसा आएगा सर, पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड इज ड्राइव्ड फ्रॉम किस वर्ड, पैराबोलिक। ये पैराबोलिक वर्ड से ही ड्राइव किया गया है। ठीक है, किससे ड्राइव किया गया है सर, आपका पैराबोलिक वर्ड से ही। दिस इज द एक्सिस ऑफ लाइन, दिस इज द एक्सिस ऑफ लाइन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लोडिंग लाइन भी बोल सकते हैं, लोडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द शेप बनेगा वो कैसा बनेगा सर, आपका पैराबोलाइडल बनेगा, पैराबोलाइडल बनेगा। बोलाइड जो किससे ड्राइव्ड होता है आपके पास, पैराबोलिक फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, पैराबोलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। क्लियर है? कैसे रहता है वो देखिएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ द डायामीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन स्लैब इज 16 mm, आपके पास मेन रेनफोर्समेंट का डाया दे दिया है 16 mm, तो उस कंडीशन में हमें वहां पे कंक्रीट कवर कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा मैंने आपको पहले ही चैप्टर्स में बताया था जब हमने फर्स्ट यूनिट कवर की थी कि आपके पास वेरियस टाइप्स की क्या होती है, एक्सपोजर कंडीशन होती है। उन एक्सपोजर कंडीशंस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उनके ग्रेड ऑफ कंक्रीट को देखते हैं और उनके सर डिफरेंट टाइप्स के कवर रहते हैं आपके पास, एक नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर, उनको भी हम उसी के आधार पर बता सकते हैं। यहाँ पर मेनली जो आपके पास एक्सपोजर कंडीशन होती है वो आपके पास 5 टाइप्स की होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन। माइल्ड में अगर हम बात करते हैं मिनिमम ग्रेड की तो M20, मॉडरेट में M25, सीवियर में M30, वेरी सीवियर में M40,
सॉरी वेरी सीवियर में M35 और एक्सट्रीम में M40 रहती है। उसी तरह से अगर हम नॉमिनल कवर की बात करते हैं, नॉमिनल कवर को आप एज ए क्लियर कवर भी बात करते हैं। तो अगर आपकी एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है तो उस कंडीशन में आप 20 mm कम से कम देंगे, मॉडरेट में 30 और सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50 और एक्सट्रीम में 75। क्लियर है। कुछ अलाउंस भी है जो आप परमिट कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि कैन बी रिड्यूस बाय 5 mm फॉर मेन बार लेस देन 12 mm का डाया। ठीक है, इसको आप कम भी कर सकते हैं 5 mm तक जब आपका मेन बार का डाया क्या हो, लेस देन 12 mm हो। और कैन बी रिड्यूस बाय 5 mm इफ कंक्रीट ग्रेड इज हायर, और अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड हायर हो तो भी। ठीक है, दो केस याद रखने हैं कि ये जो आपके पास नॉमिनल कवर है इसको दो केसेस में आप कम भी कर सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि जब आपका सर डाया ऑफ बार क्या हो, लेस देन 12 mm हो। क्लियर है, तो आप इसको 5 mm कम कर सकते हैं। सपोज करो अगर वहां पे सर आपका क्या है 12 है, तो यहाँ पे आप 20 की जगह 15 ले सकते हैं, 30 की जगह 25 ले सकते हैं, 45 की जगह आप 40 ले सकते हैं, 50 की जगह आप 45 ले सकते हैं, 75 की जगह आप 70 ले सकते हैं। और दूसरा कि अगर सर आपने वहां पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या किया, हाइयर यूज किया, बात तो एक ही है कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा तो उस कंडीशन में भी आप 5 mm कम कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा आज उसने क्या बोला है कि जो आपके पास स्लैब में जो रिइंफोर्समेंट हमने यूज किया है वो आपका 16 mm का किया है, तो वहां पे हम कवर कितना देंगे, इतना कवर तो आपको प्रोवाइडेड करना ही करना है कि जितना आपके पास डाया ऑफ बार हो। तो डाया ऑफ बार कितना है सर, 16 mm का है, तो 16 mm से कम का तो आप कभी भी वहां पे प्रोवाइडेड नहीं करेंगे, आप 16 mm से ज्यादा क्या ही करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 12 mm नो सर, 13 mm नो सर, 14 mm नो सर, 16 mm। ठीक है, तो आपके पास वहां पे नॉमिनल जो कवर रहेगा कम से कम कितना रहेगा सर, 16 mm का रहेगा। और अगर आपको एक्सपोजर कंडीशन के आधार पे देखें तो एक्सपोजर कंडीशंस के आधार पे भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दिया है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि इफ L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम, कि यहाँ पर आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम की बात की गई। सपोज करो आपके पास एक स्लैब है, स्लैब का एक लॉन्गर डायरेक्शन है और एक आपका शॉर्टर डायरेक्शन है। ठीक है, सपोज करो ये लॉन्गर डायरेक्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं ये स्लैब है हमारे पास, इसकी एक लॉन्गर डायरेक्शन है, ये मेरे पास लॉन्गर डायरेक्शन है और ये मेरे पास सर शॉर्टर डायरेक्शन है। दो डायरेक्शन हमने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, कुछ इस तरह से लॉन्गर डायरेक्शंस को मैं सर यहाँ पर L1 नाम दे सकता हूँ, शॉर्टर डायरेक्शन को सर मैं L2 नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यूनिट स्ट्रिप कट की है, उसकी लेंथ के लॉन्ग भी और सर उसकी विड्थ के लॉन्ग भी कट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर यहाँ पे कट कर दी है। तो यहाँ पे कुछ जो इसका एरिया होगा, बिल्कुल सर यहाँ पे कुछ एरिया होगा जिसको नाम देंगे सर हम यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास W1 और इसको नाम दे दिया हमने, सपोज करो ये W2 हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रैंकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी, तो क्या बोलती है आपके पास कि जो यहाँ पे सर आपके पास ये W1 की जगह मैं इसको W2 ले लूं, इसको थोड़ा सा इसको मैं W2 ले लूं और ये W1, जो लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग जो आपने विड्थ कट की होगी उसका जो आपके पास क्या होगा, लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि W2 इज मोर देन W1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी, रैंकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी के मुताबिक क्या होगा कि जो W2 होगा आपके पास तो W1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन इट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्टर स्पैन, कि जो हमारे पास सर डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन इज द फंक्शन ऑफ क्या रहता है सर, शॉर्टर स्पैन रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपका जो W1 बाई W2 होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, पावर 4, स्क्वायर नहीं 4 आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें तो आपको डायरेक्ट ही बताना था क्योंकि उसने यहाँ पे 4 एक ही में दिया है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सर D हो गया है। क्वेश्चन देखिएगा दोबारा से कि इफ L1 L2 इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्टर स्पैन ऑफ टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 एजेस carrying a load W per unit area, the ratio of load split into W1 and W2 act, W1 W2 क्या होगा आपके पास, L2 by L1 की पावर 4 होगा। क्लियर है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, D इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड बीम मस्ट बी मेजर टू द नियरेस्ट। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे आपके टॉलरेंस की बात की जा रही है कि कम से कम टॉलरेंस आप कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा टॉलरेंस देखना है हमें, तो अगर मैं लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं अगर आप, तो लीनियर मेजरमेंट में आपका जो टॉलरेंस रहेगा वो 0.01 मीटर रहेगा। अगर आप एरिया की मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरिया की कितनी हो जाएगी सर, 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सर आप वॉल्यूम की मेजरमेंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम में 0.01 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका पूछा है आपसे, स्लैब और बीम का पूछा है। स्लैब और बीम के केस में क्या होगा आपके पास, वहां पे लीनियर मेजरमेंट की जाएगी, तो आपके पास 0.001 या 0.005 या 0.01 या 0.05। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम कभी क्या करते हैं, अपनी कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो उसको 2 डिजिट तक नियर अबाउट करना है। क्लियर है, जैसे हम सपोज करो मैं आपके पास, मेरे पास ये स्लैब है, ठीक है। अब स्लैब की मुझे यहाँ तक पता है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं आपके पास कितना है, 3.8 मीटर्स का है। 3 पॉइंट मतलब ये 8 मीटर्स का है। बट मुझे क्या बोला गया है कि आपको कम से कम नियर अबाउट 2 डिजिट तक ले जाना है। तो यहाँ पर जो यहाँ तक था ये 3.2 था और इसके आगे ये आपके पास 0.2 था। तो इसकी जो एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, हो जाएगी आपके पास 3.82 मीटर हो जाएगी। तो कम से कम आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक उसे एक्यूरेट करना है। तो यहाँ पे तो आपने जो टॉलरेंस दिया है लीनियर मेजरमेंट में आपने 0.01 मीटर का, एरिया में 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में आपका 0.01 मीटर क्यूब का टॉलरेंस देना है। क्लियर है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर आपका सी, इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन से फिर से आपसे रिब्ड स्लैब से क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है। क्वेश्चंस क्या बोला है, द थिकनेस ऑफ द टॉपिंग ऑफ रिब्ड स्लैब वेरीज बिटवीन। देखिएगा आज थिकनेस पूछा गया है, यानी कि आपसे डेप्थ ऑफ रिब्ड स्लैब के बारे में पूछा है। तो डेप्थ ऑफ रिब्ड स्लैब देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने डाटा दिया गया है आपको, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो थिकनेस ऑफ टॉपिंग रहती है वो कितनी रहती है सर, 5 से 10 सेंटीमीटर रहती है, यानी कि आपके पास 50 से 100 mm। तो ये किसकी बात की जा रही है सर, थिकनेस ऑफ टॉपिंग की बात की जा रही है। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं डेप्थ ऑफ रिब की बात करता हूँ तो डेप्थ ऑफ रिब आपके पास कितना होता है सर, 4 to 5 टाइम्स होता है आपके पास, 4 to 5 टाइम्स ऑफ दी रिब विड्थ होता है। क्लियर है। तो डेप्थ ऑफ रिब भी पता चल गया, साइज ऑफ एग्रीगेट भी पता चल गया सर, 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट का भी क्राइटेरिया पता चल गया सर, 22 mm से ज्यादा का रेनफोर्समेंट का डाया नहीं होना चाहिए सर। सिंगल विड्थ की रिब कितनी होनी चाहिए सर, 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और डबल विड्थ की रिब आपके पास 80 से 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन रिब टू रिब की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए सर, आपका शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डाया ऑफ मेन बार आपके पास 22 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये अभी आपको 8 से 10 क्या है हमारे पास सर, 8 से 10 है डबल विड्थ रिब है। क्लियर है। तो इस तरह से पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अब तक हमारे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड कवर नहीं किया है तो पहले आप उन दोनों ही पार्ट्स को कवर कीजिएगा, उसके बाद आप अपना पार्ट थर्ड कवर कीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पार्ट फोर्थ की। पार्ट फोर्थ को भी हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर करते आ रहे हैं। क्लियर है।